हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अनदर वीडियोज़ में। हमने हिंदी में प्रश्न नंबर 6 तक पढ़ा था लघु उत्तरीय प्रश्नों में। चलिए आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग प्रश्न नंबर 7 से कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए जल्दी से हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब डेट फर्स्ट सेमेस्टर वाले प्रशिक्षुओं के साथ शेयर लाइक कमेंट कर दें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, टेलीग्राम से जुड़ करके वहाँ से हर एक क्लास का PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का पूरा सिलेबस, पूरा पाठ, पूरा लेक्चर हमने अपलोड कर दिया अपने इस चैनल पे, जाकर वहाँ से आप लोग पढ़िए। और प्लेलिस्ट बना दिया है एक एक सब्जेक्ट का, ठीक है। हर एक सब्जेक्ट का जो भी प्रश्न बनता है, टाइप क्वेश्चन पेपर प्रश्न पत्र बनते हैं, सारे प्रश्नों को हमने समझा दिया है, बता दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस लेक्चर को। हिंदी छठा पेपर आपका। देखिए, लेखन शिक्षण की प्रमुख विधियां लिखिए अथवा, ठीक है, यानी कि राइटिंग टीचिंग, लिखने की शिक्षा के उद्देश्य एवं लेखन शिक्षण की विधियां बताइए। अथवा लेखन शिक्षण के 2 उद्देश्य लिखिए। अथवा लेखन शिक्षण की विविध विधियां कौन कौन सी हैं। या लेखन शिक्षण को हम लोग क्या कह सकते हैं, पेस्टाल्जी की रचनात्मक विधि को समझाइए। तो पेस्टाल्जी की रचनात्मक विधि की ये प्रश्न 2019 के प्रश्न पत्र और 2023 के प्रश्न पत्र में पूछा गया है। तो ये प्रश्न देखिए, इस प्रश्न को ध्यान से हम लोग पढ़ते हैं, समझते हैं। तो छात्रों को पढ़ना सिखाने के साथ साथ लिखना सिखाने के कई लाभ हैं। यानी कि छात्र, मान लीजिए बच्चों को आप पढ़ने सिखा रहे हैं, बुक पढ़ना, हिंदी इंग्लिश कोई भी भाषा पढ़ना आप सिखा रहे हैं। चूँकि हम हिंदी भाषा ये पढ़ रहे हैं, तो इस हिंदी भाषा को पढ़ना सिखाने के साथ साथ बच्चों को हिंदी भाषा लिखना भी सिखाना चाहिए, ठीक है। लिखने से क्या होगा, लिखेगा तो उसे प्रैक्टिस होगा, प्रैक्टिस होगा तो क्या होगा, जब वो चीज़ों को लिखेगा तो अपने दिमाग में सोचेगा, याद करेगा, ठीक है। तो उसके शब्द भंडार में वृद्धि होगा, वोकैबुलरी में वृद्धि होगा। यानी कि क्या होगा, उसके अंदर जो वोकैब्स होंगे, जो वोकैबुलरी होगी, जो शब्द भंडार होंगे, वृद्धि होगा उसको लिखने से। और लिखने में भी फास्ट होगा, कुशल होगा वो। पहला लाभ यह है कि देखना, सुनना तथा करना, ये तीनों क्रियाएं लिखने के साथ साथ चलती हैं, ठीक है। तो आप लिखते हैं तो क्या करते हैं, आप देखते भी हैं, सुनते भी हैं और करते भी हैं। अतः लिखना और पढ़ना, अगर आप लिख रहे हैं और पढ़ रहे हैं, कौशल एक दूसरे में क्या होते हैं, सहायक हो जाते हैं। द्वितीय लाभ यह है कि लिखने की शारीरिक क्रियाएं पढ़ने को रोचक बना देती हैं, ठीक है। लिखने की शिक्षा क्या होती है, तो बालक प्रारंभिक अवस्था में अपना प्रकाशन मौखिक भाषा में ही करता है। तो बालक क्या करता है, सबसे पहले अपने विचारों को और भावों को प्रकट अपने अध्यापक के सामने क्या करता है, बोल करके करता है। आगे चलकर वह लिख कर अपने भावों को व्यक्त करना सीख जाता है। बालक को पहले पढ़ना सिखाया जाए और बाद में बोलना, अथवा पहले ही लिखना सिखाया जाए, इस संबंध में विद्वानों में मतभेद है। यानी कि विद्वानों में ये मतभेद है कि बालक को पहले पढ़ना सिखाया जाए, बाद में लिखना, या कि पहले ही लिखना सिखा दिया जाए, बाद में बोलना सिखाया जाए। लेकिन जो मांटेसरी जी हैं, उनका कहना है कि बालक को पहले लिखना सिखाया जाना चाहिए। तो मांटेसरी क्या कहती हैं कि बालक को पहले लिखना सिखाना चाहिए, लिखना सिखाया जाना चाहिए। किंतु कुछ विद्वान पढ़ने और लिखने की शिक्षा साथ साथ चलाने के पक्ष में, यानी कि कुछ विद्वान ये मानते हैं कि बच्चों को पढ़ना और लिखना साथ साथ सिखाया जाए, लेकिन मांटेसरी कहती है सबसे पहले बच्चों को लिखना सिखाया जाए। तो लिखने की शिक्षा की क्या उद्देश्य है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ राइटिंग टीचिंग। देखिए, लिखने की शिक्षा के उद्देश्य, अगर लिखने के शिक्षा से हम क्या करते हैं, प्रमुख उद्देश्य है तो बालक को इस योग्य बनाना जिससे वह अपनी भावनाओं और अनुभूतियों को लिखकर अपने शब्दों में व्यक्त करें। तो बालक क्या करता है, लिखने से उसके अंदर जो भी उसकी भावनाएं हैं और उसकी अनुभूतियां हैं वो स्पष्ट करता है। बालकों को लिखने की शिक्षा देने का उद्देश्य यह भी है कि वे लिखते समय यथा स्थान, सामासिक तथा विराम आदि चिन्हों का प्रयोग करके लिख सकें, ठीक है। थर्ड आपका क्या जाएगा, बालकों ने पढ़कर सुनकर, ठीक है, पढ़कर सुनकर अथवा मौखिक भाषा के माध्यम से जिन शब्दों का अर्जन कर लिया है उनके प्रयोग करने का अवसर प्राप्त होता है। छात्र इन शब्दों का प्रयोग लिखकर कर सकते हैं। चौथा क्या हो जाएगा, बालकों ने जिस ज्ञान को प्राप्त कर लिया है उन्हें लिखित भाषा का ज्ञान कराकर उस ज्ञान को सुव्यवस्थित रूप से प्रस्तुत करने की शिक्षा देना, ठीक है। पांचवा क्या जाएगा, बच्चों को सुंदर, स्पष्ट और आकर्षक ढंग से लिखने की शिक्षा देना चाहिए। बच्चों को अस्थायी साहित्य सृजन की शिक्षा प्रदान करना, ठीक है। लिखने की शिक्षा की शिक्षण विधियाँ, तो लिखने की शिक्षण विधियाँ, तो लिखने की शिक्षा प्रदान करने हेतु विद्वानों ने कुछ शिक्षण विधियों का उल्लेख किया है। तो सबसे पहले क्या करना चाहिए, लिखने की शिक्षण विधियाँ में रेखाओं द्वारा लिखने की शिक्षा देना,
यानी कि सबसे पहले आप देखेंगे बच्चों को ऐसे डॉट डॉट, मान लीजिए अगर ये जैसे बच्चों को छोटे क्लास में होते हैं तो उनको ऐसे दिया जाता है, ऐसे कहा जाता है कि तुम इसे मिलाओ और ये कौन सा अक्षर है इसे बनाओ। तो मान लीजिए बहुत बच्चे इसे ऐसे क बनाते हैं, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, पहला हो गया रेखाओं द्वारा लिखने की शिक्षा देना, सेकंड आपका मॉन्टेसरी विधि से लिखने की शिक्षा देना, ठीक है। तीसरा आपका अनुकरण विधि से लिखने की शिक्षा देना, चौथा आपका पेस्टाल्जी की लिखने की शिक्षा की विधि देना, मनोवैज्ञानिक विधि से, ठीक है। देखिए रेखा विधि क्या होता है, तो देखिए रेखा विधि क्या हो जाएगा, अधिकांशतः देखा जाता है कि बच्चे कुछ रेखाएं खींचने लगते हैं, ठीक है। अधिकांशतः क्या देखा जाता है कि जो बच्चे होते हैं वो रेखाएं खींचने लगते हैं। तो अधिकांशतः देखा जाता है कि बच्चे कुछ रेखाएं खींचने लगते हैं, उन्हें इस प्रकार की तिरछी, पड़ी, सीधी एवं बड़ी रेखाओं में एक विशेष आनंद की प्राप्ति होती है। अतएव बच्चों से इस प्रकार की रेखाएं आरंभ में खिंचवानी चाहिए, यानी कि किर्रम काटे जो बच्चे नहीं काटते हैं, ठीक है, वो अपने लैंग्वेज में। तो जब रेखा खींचने में उनके हाथ सधने लगें तो अक्षरों से आकार बनवाने प्रारंभ करना चाहिए, यानी कि बच्चों को पकड़वा पकड़वा के उनके हाथ से अच्छे से लिखवाना चाहिए। इसे ही रेखाओं द्वारा अक्षर सिखाने की विधि कहते हैं, ठीक है। रेखा विधि आप लोग समझते होंगे, आशा करते हैं कि आप लोगों ने भी बचपन में पढ़ा होगा। मॉन्टेसरी विधि क्या है, तो मॉन्टेसरी पद्धति में छोटे बच्चों को लिखने की शिक्षा देने हेतु 3 विधियों का प्रयोग किया जाता है। तो मॉन्टेसरी विधि में क्या किया जाता है, बच्चों को लिखने के टाइम 3 विधियां बताया जाता है। सबसे पहले बच्चे को लेखनी पकड़वाने का अभ्यास कराया जाता है, यानी कि मॉन्टेसरी विधि ये कहता है कि सबसे पहले बच्चे को पेन पकड़ना सिखाया जाए। यह अभ्यास कार्य कागज अथवा पट्टी पर रेखा गणित की विभिन्न आकृतियां खींचकर उनमें लेखनी के द्वारा स्याही भरवाकर ही किया जाता है, ठीक है। वह क्या हो जाएगा, बालकों को अक्षरों का स्वरूप बतलाने के लिए रेगमाल कागज का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो बालकों को अक्षरों का स्वरूप बताने के लिए रेगमाल के कागज का प्रयोग किया जाता है और रेगमाल पर अक्षरों का स्वरूप बना रहता है, ठीक है। बच्चे अक्षरों के बने हुए आकार पर उंगली फेरते हैं, ठीक है, आप लोगों ने सब बचपन में किया है। क्या हो जाएगा, धीरे धीरे उक्त रेगमाल कागज पर उंगली फेरते फेरते बालक उसकी ध्वनि का भी उच्चारण करने लगते हैं। इस क्रिया के द्वारा वे अक्षरों की ध्वनि साम्य में परस्पर संबंध स्थापित करते हैं और तब वे स्वतः लिखना शुरू कर देते हैं। तीसरा आपका क्या हो जाएगा, अनुकरण विधि, यानी कि नकल विधि। अनुकरण विधि के द्वारा बच्चों को अक्षरों का ज्ञान कराने हेतु अध्यापक श्यामपट्ट अथवा बच्चों की पट्टी पर बड़े आकार का सुडौल अक्षर लिख देता है। बालक अध्यापक द्वारा लिखे अक्षर की ही भांति अक्षर लिखते हैं। धीरे धीरे इसे अनुकरण के द्वारा वे अक्षर लिखना जान जाते हैं, ठीक है। ये आपका मॉन्टेसरी विधि हो गया। पेस्टाल्जी विधि क्या हो जाएगा, देखिए पेस्टाल्जी विधि, तो पेस्टाल्जी विधि में बालक को सरल से जटिल की ओर ले जाया जाता है। तो पेस्टाल्जी विधि क्या है, सरल से जटिल की ओर है। उनको सबसे पहले अक्षरों का ही ज्ञान कराया जाता है। अक्षरों की आकृतियां विभिन्न टुकड़ों में बांट ली जाती हैं, ठीक है। जैसे क्ले पॉट जैसे होता है, मान लीजिए अगर ये क है चाहे ABCD है, तो इसका क्या किया जाता है, जो TLM दे दिया जाता है बच्चों को ऐसे छोटे छोटे ब्लॉक्स में प्लास्टिक के। इसके बाद टुकड़ों के योग से पूरे अक्षर की रचना कराई जाती है, ठीक है। बच्चों को क्या किया जाता है, छोटे छोटे टुकड़े दिए जाते हैं एक एक अक्षर के, वर्णमाला के जो भी अक्षर होते हैं उनको पहले ही वे वर्ण सिखाए जाते हैं जो कि अधिक सरल होते हैं। तत्पश्चात कठिन वर्णों की शिक्षा दी जाती है। तो पेस्टाल्जी विधि क्या हो गया आपका, मान लीजिए कोई छोटा छोटा ब्लॉक दे दिया जाता है ऐसे बच्चों को कि चलो इसे जोड़ करके क्या बनाओ, शब्द बनाओ। मान लीजिए इसमें हमने क्या लिख दिया, इसमें मैंने क्या कर दिया, क बना दिया, इसमें म बना दिया, म वाला दिया, इसमें ल दिया, कहा अब बच्चों को, और इसमें र दे दिया। तो हमने कहा इन चारों को मिला करके बच्चों क्या करो, कोई एक शब्द बनाओ। तो बच्चों को क्या ध्यान में आएगा, चलो बनाते हैं, तो क्या कभी इसको मिला देगा तो कर हो जाएगा, या
क और ल को मिला देगा तो कल बन जाएगा, ठीक है, और ये तीनों को मिला के बना देगा तो कमल हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, पेस्टाल्जी विधि हो जाएगा, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, पेस्टाल्जी विधि कहते हैं, ये आपको पता भी था। पांचवा, मनोवैज्ञानिक विधि। मनोवैज्ञानिक विधि में बच्चों को सर्वप्रथम पूर्ण का ज्ञान कराया जाता है। पेस्टाल्जी विधि क्या है, सरल से जटिल की ओर ज्ञान कराया जाता है और बाद में कठिन का। लेकिन मनोवैज्ञानिक विधि में सबसे पहले क्या करते हैं, कठिन का ही, पूर्ण का ही ज्ञान कराया जाता है, इसके बाद अंश का ज्ञान कराते हैं। यानी कि वैज्ञानिक विधि जो लिखने की शिक्षण है उसमें क्या किया जाता है, सर्वप्रथम पूर्ण का ज्ञान कराया जाता है, और यानी कि पूर्ण से अंश की ओर है, अर्थात उन्हें सर्वप्रथम पूरे वाक्य की शिक्षा दी जाती है मनोवैज्ञानिक विधि में। इसके पश्चात शब्द और अंत में अक्षरों की शिक्षा दी जाती है। एक विद्वान ने इस संबंध में लिखा है कि बालक जब पाठशाला में प्रवेश करता है तो वह छोटे छोटे वाक्यों में बोलना जानता है। वर्णमाला के विभिन्न अक्षर उसके ज्ञान हेतु निरर्थक तथा सारहीन होते हैं, उनका अपने में कोई अर्थ नहीं होता है। आपस में मिलकर जब वे शब्दों या वाक्यों के रूप में आते हैं तभी वे सार्थक बनते हैं, अर्थात उनका अर्थ होता है। अतएव शिक्षा शास्त्रियों ने इस विषय में जो प्रयोग किए हैं उनके आधार पर बालकों को सर्वप्रथम सार्थक शब्द अथवा वाक्य ही सिखाए जाते हैं, ठीक है। ये आपका पेस्टाल्जी विधि। देखिए, तो मनोवैज्ञानिक विधि हो गया आपका, पेस्टाल्जी विधि हो गया, अनुकरण विधि हो गया, ठीक है, मॉन्टेसरी विधि हो गया, रेखा विधि हो गया। तो लिखने की शिक्षण की विधियाँ आपके 5 हो गए। रेखाओं द्वारा लिखने की शिक्षा देना, मॉन्टेसरी विधि, अनुकरण विधि, पेस्टाल्जी और मनोवैज्ञानिक विधि। देखिए नेक्स्ट प्रश्न चलिए हम लोग पढ़ते हैं। तो जो भी इस क्लास को पहली बार देख रहे हैं हमारी क्लास को, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो पसंद है तो लाइक कर दें और कमेंट कर दें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी आप लोग ज़रूर चेक करें, वहाँ से आप लोग जुड़ करके आप लोग PDF डाउनलोड कर लीजिए और विभिन्न क्लास देखिए। प्रश्न नंबर 8वां देखिए, छात्र में अपेक्षित लेखन कौशलों का विकास किस प्रकार किया जा सकता है, लिखिए, ठीक है। माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक स्तर पर, ठीक है, लिखित अभिव्यक्ति के विकास के लिए निम्नलिखित रूपों का शिक्षण तथा अभ्यास जरूरी है। यानी कि जूनियर के बच्चों की बात हो रही है। सबसे पहले क्या किया था, वर्णन, व्याख्या, संक्षेपीकरण एवं पल्लवन, पत्र लेखन, संवाद लेखन, ठीक है, रिपोर्ट लिखना, पुस्तक समीक्षा, जीवनी आत्मकथा, निबंध रचना, एकांकी लेखन, कहानी लेखन, कविता लेखन, ठीक है। तो इसके माध्यम से बच्चों में हम लोग कर सकते हैं। देखिए 9वां प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 9 है, छात्रों के अशुद्ध उच्चारण, यानी कि बच्चे अगर क्या करें, गलत उच्चारण कर रहे हैं तो उसका सुधार हेतु ध्यान देने वाले बिंदुओं का उल्लेख कीजिए। यानी कि बच्चा गलत उच्चारण करते हुए पढ़ रहा है किताब को या किसी भी भाषा वाले सब्जेक्ट को, ठीक है, हिंदी, इंग्लिश या संस्कृत, तो बच्चों को हम लोग कोई भी अशुद्ध उच्चारण कर रहा है बच्चा तो उसे कैसे सुधारेंगे। तो देखिए हम लोग कैसे सुधारते हैं। तो पहला क्या है सुधारने का प्रयास, तो प्रतिभागियों के समक्ष शुद्ध भाषा का प्रयोग किया जाए तथा उन्हें शुद्ध उच्चारित भाषा सुनने का अधिक से अधिक अवसर प्रदान किया जाए। यानी कि जो भी बच्चा अच्छा पढ़ता है उसे क्लास में से उससे पढ़वाया जाए ताकि बच्चे उसे भी देख करके अपने अंदर सुधार लाएं और अपनी शुद्ध भाषा का प्रयोग करने का ट्राई करें। सेकंड आपका क्या हो जाएगा, प्रतिभागी यदि किसी शब्द का शुद्ध उच्चारण करने में असमर्थ हो, मान लीजिए कोई प्रतिभागी 2 बच्चों के बीच में है, तो क्या वो अगर नहीं कर पा रहा है उसका उच्चारण अच्छे से, तो उस शब्द का खंड खंड उच्चारण अभ्यास कराया जाए। यानी कि बच्चे कोई शब्द नहीं बोल पाते हैं तो उन्हें क्या किया जाए, जोड़ जोड़ करके पढ़वाया जाए। थर्ड क्या हो जाएगा, री, बड़ा स, मूर्धन्य स, ज्ञ वर्णों से बने शब्दों के शुद्ध उच्चारण का अभ्यास कराया जाए। ठीक है, आपको पता है इन वर्णों से क्या होते हैं, बच्चे शुद्ध उच्चारण नहीं कर पाते हैं। चौथा क्या हो जाएगा, ध्वनियों के उच्चारण स्थान से, ठीक है, जैसे उच्चारण स्थान क्या होता है, किसी का कंठ होता है, किसी का तालु होता है, किसी का मूर्धन्य होता है, ठीक है, किसी का जीव होता है, किसी का जिह्वा होता है। तो ध्वनियों के जो उच्चारण स्थान होते हैं उससे परिचित कराकर उसी के अनुसार उच्चारण अभ्यास कराया जाता है। ठीक, कराया जाना चाहिए। पांचवा क्या हो जाना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए कि
ध्यान रखना चाहिए कि पढ़ते अथवा बोलते समय मध्य में टोकने की बजाय बोलना या पढ़ना समाप्त होने के बाद अशुद्ध शब्द के उच्चारण का संशोधन करना चाहिए। यानी कि बच्चों को बीच बीच में टोकना नहीं चाहिए। जब तक उसे ख़त्म करते हैं उसके बाद उन्हें समझाना चाहिए कि देखो ऐसे नहीं, ऐसे पढ़ना है। आदर्श उच्चारण के उदाहरण टेप रिकॉर्डर की मदद से भी प्रस्तुत किए जा सकते हैं। आजकल तो प्रोजेक्टर्स और ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम से बच्चों को सिखाया जा रहा है। ऐसे टेप पहले से तैयार रहने चाहिए, उन्हें सुनाकर फिर प्रतिभागियों से उसी प्रकार के उच्चारण करने हेतु कहा जाए। ठीक है, 7वां हो जाएगा आपका ड और ढ के उच्चारण का अभ्यास कराया जाना चाहिए। ठीक है, ये सारी चीज़ों को हम लोगों को ध्यान रखना है। 8वां क्या हो जाएगा, संयुक्ताक्षरों के उच्चारण पर ध्यान दिया जाए। जैसे क्षमा को, ठीक है, क्षमा देखिए जो छतरी वाला छ किसे मिलकर बना है, 2 अक्षरों से। आधा क और आधा मूर्धन्य स, तो छ, इसमें इसमें क भी लाना है, छ ऐसे बोलना है। ज्ञान है आपका, तो आधा ज प्लस आधा इय, ज्य ज्य, आप लोग ज्ञ बोलते हैं तो इसको क्या बोलना है, ज्य ऐसे बोलना है, ये शुद्ध उच्चारण करना है। तो इस प्रकार आपके क्या हो गए, बच्चों में 8 सुधार के करके आप लोग क्या कर सकते हैं, बच्चों में गलत उच्चारण कर रहे हैं तो उसका हम लोग सुधार कर सकते हैं इन 8 पॉइंट्स के माध्यम से। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 10 क्या है, मिश्रित वाक्य का क्या अभिप्राय है। ठीक है, तो सरल वाक्य और संयुक्त वाक्य को मिला के जो वाक्य बनता है उसे मिश्रित वाक्य कहते हैं। जैसे देख लीजिए, मिश्रित वाक्य, मिक्स्ड सेंटेंस। ठीक है, वाक्य को क्या कहेंगे, सेंटेंस। तो मिक्स्ड सेंटेंस का क्या अभिप्राय है, एक उदाहरण द्वारा स्पष्ट कीजिए। आप लोग देखिए इंग्लिश में वर्ड बता देते हैं जिससे आप लोगों को समझने में आसानी होगी। तो मिक्स्ड सेंटेंस क्या होता है, चलिए हम लोग पढ़ते हैं मिक्स्ड सेंटेंस। तो जिन सेंटेंस में, जिन वाक्य में एक प्रधान, एक प्रिंसिपल एवं एक अन्य आश्रित उपवाक्य, एक आश्रित उपवाक्य हो और दोनों की जो कि जितना उतना यदि तो आदि योजकों द्वारा जुड़े हो तो उन्हें मिश्रित उपवाक्य कहा जाता है। जैसे यदि परिश्रम करोगे तो सफलता प्राप्त करोगे। देखिए ये एक प्रधान उपवाक्य क्या है, यदि परिश्रम करोगे, ये देखिए यदि परिश्रम करोगे, और ये तो क्या है, ये मिश्रित उपवाक्य को जोड़ने का काम कर रहा है। तो ये जो तो लगा है ना, ये क्या कर रहा है, मिश्रित उपवाक्य को जोड़ने का काम कर रहा है। और उसके बाद क्या है, इसका आश्रित उपवाक्य सफलता प्राप्त करोगे, यानी कि परिश्रम करोगे तो उससे उस पर क्या आश्रित है, सफलता आश्रित है, तो आश्रित उपवाक्य हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 11 देखिए, कोष्ठक को उदाहरण सहित समझाइए। तो कोष्ठक का प्रयोग निम्नलिखित स्थितियों में किया जाता है। ठीक है, पहला किस में स्थिति में किया जाता है, क्रम सूचक अंकों या अक्षरों के साथ। ठीक है, दिशाएं 4 होती हैं, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। कभी कभी वाक्य के प्रवाह से भिन्न अथवा व्याख्यात्मक शब्दों को कोष्ठक में रखा जाता है। जैसे भरत दशरथ के पुत्र बड़े तपस्वी थे। ठीक है, तो क्या किया जाता है, कभी कभी वाक्य के प्रवाह से भिन्न अथवा व्याख्यात्मक शब्दों को कोष्ठक में, जैसे भरत थे तो हम लोग डायरेक्ट लिखते भरत, तो डायरेक्ट लिखने से कोई फ़ायदा नहीं होता, बच्चों को समझ नहीं आता। तो हमने क्या किया, छोटा कोष्ठक लगा कर क्या लिख दिया उसमें कि जो भरत थे क्या थे, दशरथ के पुत्र थे। ठीक है, बड़े तपस्वी थे। और पहला क्या होता है, क्रम सूचक अंकों या अक्षरों के साथ। ठीक है, ये सारी 2 जगहों पे कोष्ठक का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 12 क्या है, देखिए विवरण चिन्ह। देखिए यही विवरण चिन्ह है, ये एक बिंदी और एक लाइन, ये क्या हो गया आपका विवरण चिन्ह। विवरण चिन्ह को उदाहरण सहित समझाइए, यानी कि डिस्क्रिप्टिव सिंबल, डिस्क्रिप्शन सिंबल कह सकते हैं इसको। तो किसी विषय अथवा बातों को समझाने हेतु या निर्देश हेतु विवरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे संज्ञा के 3 प्रमुख भेद हैं। तो संज्ञा के कौन कौन से 3 प्रमुख भेद हैं, पहला व्यक्तिवाचक, दूसरा जातिवाचक, तीसरा भाववाचक, यानी कि व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। तो विवरण चिन्ह की जगह प्रायः डैश से काम चल जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं, विवरण चिन्ह की जगह बहुत जगह हम लोग क्या करते हैं, विवरण देने के लिए डैश कर देते हैं।
नेक्स्ट प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 13 देखिए, हंस पद को उदाहरण सहित समझाइए। तो जो ये वाला चिन्ह आप लोग लगाते हैं इसको क्या कहते हैं, हिंदी में हंस पद। तो जब लिखने में भूल से कोई शब्द अथवा पद बंध छूट जाता है तो उसे दिखाने हेतु यह चिन्ह लगाकर पंक्ति के ऊपर लिख देते हैं। हंस पद चिन्ह का प्रयोग कहाँ करते हैं, जैसे आप लोग कुछ लिख रहे हैं, लिखते टाइम अगर सर बोल रहे हैं उस टाइम छूट जाता है, भूल जाता है, तो आप लोग क्या करते हैं, ऐसे यहाँ पे मान लीजिए इस लाइन में क्या करते हैं, राम कामा, देखिए अच्छा राम क्या है, इसे लिख दिए आप राकेश अच्छा लड़का है, लेकिन बीच में सर बोले थे ये भूल गया था, तो क्या करेंगे यहाँ पे हंस पद चिन्ह लगा के बहुत ही अच्छा लड़का है, तो क्या हो गया, राकेश बहुत ही अच्छा लड़का है। ऐसी जगहों पे क्या किया जाता है, हंस पद चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आप लोग उतना तो समझते ही हैं। प्रश्न नंबर 14, समोच्चारित भिन्नार्थक शब्द, यानी कि समान उच्चारण, यानी कि बोलेंगे तो एक ही उच्चारण होगा दो चीज़ों का, शब्द तथा समानार्थी शब्द में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो समुच्चारित या समरूपी भिन्नार्थक शब्द क्या होता है, तो देखिए समरूप भिन्नार्थक शब्द क्या होता है, तो समुच्चारित वे शब्द हैं जो उच्चारण की दृष्टि से इतने मिलते जुलते हैं कि प्रयोगकर्ता उन्हें एक ही मान लेते हैं, जबकि उनका अर्थ एक दूसरे से अलग होता है। जैसे समश्रुति भिन्नार्थक या समरूपी भिन्नार्थक शब्द, देखिए ये अंश जो है आपका, इसका अंश क्या मतलब क्या होता है, भाग होता है, इसी को क्या कहेंगे, समरूपी भिन्नार्थक शब्द। यानी कि देखिए उच्चारण इसको भी अंश पढ़ेंगे और इसको भी अंश पढ़ेंगे, लेकिन दोनों का अर्थ क्या है, अलग है। कैसे अलग है, तो देखिए जो ये आपका बड़ा वाला सौ है, ये पहले वाला जो बड़ा वाला सौ है, इसका मतलब हो जाएगा अंश में भाग, यानी कि पार्ट। और ये देखिए जो छोटा वाला सौ अंश है, इसका मतलब हो जाएगा कंधा, यानी कि शोल्डर, सोल्जर आपका शोल्डर जो होता है कंधा होता है। अति, देखिए एक चीज़ का क्या हो जाएगा, अति, यानी कि बहुत, नहीं कहते हैं किसी चीज़ का अति हो गया है, बहुत हो गया है। इति मतलब समाप्त। देखिए अति इति ये एक पढ़ने में एक ही जैसे हैं, लेकिन इनके अर्थ अलग अलग है। समानार्थी शब्द आपके क्या हो जाएंगे, जैसे एक ही शब्द है, जैसे मान लीजिए आपके एक ही शब्द हो जाएंगे, जैसे मान लीजिए कोई भी, जिसे जल ले लीजिए, तो जल बोलो क्या, वारी नीर, ठीक है, समधि, इसे बहुत सारे उसके एक अर्थ के अनेक अर्थ होते हैं। मतलब एक ही शब्द के बहुत बहुत सारे एक ही शब्द के क्या हो जाएंगे, बहुत नाम हो जाएंगे, वही समानार्थी शब्द हो जाएंगे। यानी कि समान अर्थ वाले शब्दों को समानार्थी शब्द कहते हैं। ठीक है, जैसे आपका एक घर पे नाम होता है, एक बाहर नाम होता है, लेकिन आप तो हैं, आप एक ही इंसान हैं, इसी उसी प्रकार समानार्थी शब्द होता है, अर्थ अलग अलग होते हैं लेकिन नाम उसका मतलब एक ही होता है समानार्थी में। ठीक है, लेकिन जो समुच्चारित भिन्नार्थक शब्द है क्या है, नाम तो एक ही सुनने में लगता है लेकिन दोनों का अर्थ अलग होता है, यही दोनों में मेन डिफरेंस है। ठीक है, इस प्रकार हम लोगों ने प्रश्न नंबर 14 तक लघु उत्तरीय प्रश्नों को पढ़ लिया। बाकी का जो भी प्रश्न नेक्स्ट वीडियोज़ में पढ़ते हैं, तब तक इसको एंजॉय करिए और पढ़िए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। जय हिंद।